बीजेपी के कथित तौर पर सो कॉल्ड, जिनको बीजेपी कहती है कि भाई ये हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी मजबूत गृह मंत्री अमित शाह, वो क्यों नहीं आए संसद के अंदर? संसद में आकर के क्यों नहीं जवाब दिया? और अगर संसद में आते तो किस तरीके से फंसने के लिए उनकी जो पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, आरएएफ जो कुछ किया था वो इतना मटेरियल था। राहुल गांधी जो कुछ बोल रहे थे, राहुल गांधी के पास में भी रिपोर्ट्स पहुंच चुकी थी और कांग्रेस पूरी तरह से अमित शाह को घेरने के लिए तैयार बैठी थी। और इसीलिए अमित शाह ये कहा जा रहा है डर से नहीं आए, वरना इस्तीफा देना पड़ता, एक्सपोज हो जाते पूरे देश के सामने। और अब ये सारी बातें कहां से निकल करके सामने आई है? एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। बाकायदा 19 वीडियो उनकी तहकीकात की गई। 19 वीडियो को एमनेस्टी की लेबोरेटरी में उनको चेक किया गया और बाकायदा 19 वीडियोस में यह पता चला है कि 17 वीडियो वो दिल्ली के जंतर मंतर की थी। और उन 17 वीडियो में सबसे बड़ी बात, 2 वीडियो में साफ तौर पर पुष्टि की गई है कि पैलेट गन चली है, पैलेट गन चली है। और बाकायदा दिल्ली पुलिस ने भी पैलेट गन चलाई है। और दूसरी जो पैलेट गन चली है वो आरएएफ के तरफ से चलाई गई है। यानी अभी तक जो कहा जा रहा था कि दिल्ली पुलिस ने नहीं चलाई है, एमनेस्टी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। और इसके अलावा सीवान की 2 वीडियो हैं, 19 में से 17 वीडियो जंतर मंतर की, 2 वीडियो बिहार के सीवान की जहां पर AK-47 चली है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है बीजेपी और बीजेपी के जो आईटी सेल का जो नैरेटिव चलाया जा रहा था कि राहुल गांधी तो यूं बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। और अब इंटरनेशनल रिपोर्ट अब सामने आ गई है। बीजेपी की सरकार या फिर जितनी सरकार के पास में एजेंसी है, सरकार उन एजेंसियों का सहारा लेकर के और एक्सपोज कर दे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो झूठी है, फेक है। और बाकायदा जो है वो इसमें इस रिपोर्ट के अंदर खुलासा हुआ है। मैं ये पूरी रिपोर्ट देख रहा था, बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, अंग्रेजी में है, उसका हिंदी अनुवाद हमने किया है। इसमें बताया गया है कि भाई 2 पैलेट गन 2 लोगों को लगी है, आरएएफ के जवानों ने चलाई है। और द हिंदू की रिपोर्ट वो कई दिन पहले आई थी, मैंने उस पर आपको खबर भी बताई थी। जीडी में, जनरल डायरी में भी बताया गया था कि जो कार्टेज होती है पैलेट गन की, उसमें 2 कार्टेज दिल्ली पुलिस की कम थी। दिल्ली पुलिस के पास में पैलेट गन की 2 कार्टेज कम थी और जो आरएएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स, उसकी 7 कार्टेज कम थी। दिल्ली पुलिस की जो पैलेट गन थी वो प्लास्टिक वाली पैलेट गन थी और आरएएफ की जो पैलेट गन है वो लोहे की कार्टेज में वो चलती है पैलेट गन, वो थी। अब इसमें जो है बड़ी बात यह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि भाई ये नॉन लीथल नहीं है बल्कि लीथल वेपन है और इसका इस्तेमाल पंछियों के लिए किया जाता है, बड़े जानवरों के लिए किया जाता है। ये इंसानों पर प्रयोग ही नहीं हो सकती है। इंसानों पर प्रयोग होगी तो उनकी आंखों की रोशनी जा सकती है, उनको भारी चोट पहुंच सकती है। ये इंसानों के लिए नहीं है। और इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हवाला दिया है जम्मू कश्मीर का, हवाला दिया है इजिप्ट का, हवाला दिया है ईरान का, जहां पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। और सुनिए, बड़ी बात यह है कि साकेत गोखले टीएमसी के नेता हैं। साकेत गोखले ने आरटीआई लगाई बाकायदा और आरटीआई में भी खुलासा हुआ है। सरकार के पास में कोई रास्ता नहीं है, अब अमित शाह के पास में कोई रास्ता नहीं है और इसीलिए वो जवाब ही नहीं दे रहे, इसीलिए वो बोल ही नहीं रहे। और बीजेपी ये कहकर के पल्ला झाड़ रही है कि भैया अमित शाह ने गोली चलाने के आदेश नहीं दिए थे। गोली तो जो मजिस्ट्रेट वहां पर होता है वो मजिस्ट्रेट आदेश देता है। ये मुलायम सिंह के नाम पर पूरी उम्र जो है वो पर्ची फाड़ते रहे, लेकिन अब खुद फंस गए। अब साकेत गोखले ने आरटीआई लगाई और उस आरटीआई में भी ये पूछा तो
आरटीआई में जवाब है, सीआरपीएफ ने 7 लोहे के कार्टेज वाली पैलेट गन की जो है वो चलाने की उन्होंने हामी भरी है कि हां हमने इसका इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा खुलासा एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में हुआ है कि आरएएफ ने इलेक्ट्रिक शॉक वाली लाठियां चलाई है, यानी करंट लगाया है। करंट लगाया है साहब, छात्रों को करंट लगाया है। अब आप दो बातें यहां पर कह सकते हैं कि भैया अगर हालात खराब हो रहे थे तो आरएएफ के पास में ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं और आरएएफ जो है उनका इस्तेमाल कर सकता है। अगर हालात और बिगड़े तो गोली भी चलाई जाती, सीधी गोली भी मारी जाती। सारी बातें ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन सवाल फिर यह है कि भैया अमित शाह अगर उनको पता ही नहीं था कि दिल्ली के अंदर हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं तो फिर वो किस नाम के गृह मंत्री हैं? अगर दिल्ली में इस कदर भीड़ आ गई थी और भीड़ इस कदर बेकाबू होने वाली थी और अगर संसद का सत्र चल रहा था 15 अगस्त वो भी आने वाला था, 15 अगस्त से 1-1.5 महीने पहले ही सिक्योरिटी पूरी टाइट होने लग जाती है। ऐसा नहीं 15 अगस्त से 15 घंटे पहले सिक्योरिटी टाइट होती है। और जब संसद का सत्र चलता है तो पूरा लुटियंस जोन सैनिटाइज किया जाता है। और आपको पता था कई दिनों पहले से, करीब 10 दिन पहले से जो ऐलान हो गया था कि 20 तारीख को मार्च होना है, तो अमित शाह जी को खैर खबर नहीं थी। तो अमित शाह जी किस नाम के लोह पुरुष हैं भाई? इंटेलिजेंस अगर फेल है सरकार की, अगर लाल किले तक आकर के अगर आतंकी बम धमाके कर रहे हैं, आप नहीं पकड़ पा रहे हैं उनको, आप नहीं रोक पा रहे हैं उनको, फिर कहते हैं भैया ये आतंकियों का डॉक्टर ये मॉडल था, उस पर बहस चली दुनिया भर की। और वो रिपोर्ट और वो सारी चीजें अब आप जानिए, दिल्ली तक आ गए, पहलगाम में मार करके चले गए। और उसके बाद में अगर इस कदर अगर भीड़ वहां पर थी या फिर असामाजिक तत्व इस कदर थे कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक वाली लाठियां चलानी पड़ी है, करंट वाली लाठियां चलानी पड़ी है, आपको पैलेट गन छोड़नी पड़ी है, तो किन के ऊपर पैलेट गन आप छोड़ रहे थे? और वो असामाजिक तत्व थे तो वो कौन थे? उनकी अभी तक दिल्ली पुलिस वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग से एफआईआर लिस्ट नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में 3 बार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा दिल्ली पुलिस से कि आप हमें एफआईआर लिस्ट दे दीजिए, कितने हार्डकोर क्रिमिनल थे वो दे दीजिए और कितने नॉर्मल स्टूडेंट्स के ऊपर आपने एफआईआर की है वो दे दीजिए, ताकि हम आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके सबको खत्म कर देंगे। और जो हार्डकोर क्रिमिनल है उनके ऊपर आप केस चलाइए, उन पर हम एफआईआर जो है वो नहीं हटाएंगे, बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके एफआईआर हम खत्म कर देंगे। दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है। इसीलिए 5 तारीख को दिल्ली में फिर से आ रहे हैं। अब देखिए, ये इस रिपोर्ट में जो बड़े खुलासे हुए मैं आपको वो बताता हूं। एक लड़का साहिल लोचब, उसको लेकर के राहुल गांधी ने सब कुछ बताया। उसके एफआईआर के लिए 8-7 घंटे के लिए राहुल गांधी को खुद थाने में बैठना पड़ा, वो भी सारे सबने देखे। और अब एमनेस्टी ने 2 वीडियो में आरएफ के अधिकारियों की जो भीड़ थी वहां से, उस तरफ से, यानी जहां पर पुलिस आरएफ के जो फोर्स के जो लोग खड़े थे वहां से शॉटगन चलने का जो है वो दावा किया है। और ये जो पैलेट गन चलती है इसके बाद में छोटे छोटे धातु के छर्रे वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी उनकी जो लेबोरेटरी है उसमें वीडियो की सत्यता उसकी जांच होती है। वीडियो को हाई डेफिनेशन मोड में, यानी फुल एचडी मोड में और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में, जूम के साथ में, उनके पास में सॉफ्टवेयर्स होते हैं अलग अलग इंटरनेशनल, उस रिपोर्ट जो तैयार करते हैं उनके पास में बाकायदा पूरा मैकेनिज्म है। उसमें जो है वो देख रहे हैं कि छर्रे जो है वो लग रहे हैं। और एक घायल जो है वो अभी ये दावा कर रहा है कि भाई उसके अभी भी शरीर में वो छर्रे हैं। और इसके अलावा ये भी जो है एमनेस्टी रिपोर्ट में दावा किया गया कि बिना किसी चेतावनी के बल प्रयोग किया गया। यानी पुलिस ने ये नहीं कहा कि आप पीछे हट जाइए वरना हमें पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये नहीं कहा गया है। ये एमनेस्टी रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है। और ये भी कहना है कि बर्ड शॉट, यानी जैसे मैंने बताया कि पंछियों को मारने के लिए जो इसका इस्तेमाल किया जाता है और बाकी के लोगों को भी जो है घायल कर सकता है। यानी पर्टिकुलर अगर कोई एक आदमी, अगर कोई एक असामाजिक तत्व अगर कहीं पर था, और जैसे कि अभी साहिल वो लड़का उस सामने आ चुका है, राहुल गांधी उनको लेकर के गए, थाने में एफआईआर हुई, तो साहिल लोचब क्या हिस्ट्री सीटर है? कौन है वो?
और आपने अगर चलाई तो पॉइंटेड उस लड़के पर क्यों चलाई? क्या वही लड़का कुछ कर रहा था? पुलिस भी वीडियो बना रही होगी, पुलिस के पास में भी अपने कैमरे वहां पर थे, टीम वहां पर थी, तो पुलिस वीडियो शेयर कर दे कि साहिल जो है वो कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा था। और साहिल है वो, अगर वो सुलेमान होता तब तो फिर और बवाल होता। अब दिल्ली पुलिस ने पहले तो इसको खारिज कर दिया, ये भी एमनेस्टी रिपोर्ट में इसमें लिखा है, और भ्रामक बताया, गलत बताया, खबरों को गलत बताया। और फिर उसके बाद में पुलिस का उस वक्त में जो पक्ष था वो यही था कि भाई हमने न्यूनतम यानी सबसे मिनिमम जो है वो बल प्रयोग किया है, ये पुलिस का कहना था। लेकिन बाद में जो जानकारी आई है उसके अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार दो प्लास्टिक पैलेट कारतूस यानी कार्टेज जो वो खाली हुए हैं। इसके अलावा 55 नॉन इलेक्ट्रिक क्राउड कंट्रोल सेल्स उनका प्रयोग किया गया। 15 यानी 15 इलेक्ट्रिक सेल्स उनका प्रयोग हुआ है। 5 टीयर गैस ग्रेनेड्स उसका इस्तेमाल किया गया है। अब एक में कितने आते हैं? एक में 12 आते हैं, मुझे जो है इस बारे में नहीं पता है, लेकिन इसमें जो है ये कहा गया कि 5 टीयर गैस ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। अगर 5 मतलब ये, अगर एक में 12 आते हैं या 6 आते हैं वो अलग बात है, लेकिन 5 का मतलब ये हुआ कि अगर 6 भी अगर आते होंगे एक उसमें, एक पैकेट में, उसमें अगर 6 भी आते होंगे, एक वो टीयर गैस का एक इस तरीके से एक वो रहता है जिसमें बैग होता है, इस तरीके का एक बैग होता है, उसमें अगर 6 भी आएंगे तो 30 तो कम से कम जो है राउंड वहाँ पर जो है वो टीयर गैस चली है। तो ये सारी बातें कही गई हैं और कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं। ये भी एमनेस्टी रिपोर्ट ने, आरटीआई में जो जानकारी सामने आई है उसका खुलासा यहाँ पर किया है। और एमनेस्टी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 8 वीडियो में शांतिपूर्ण या प्रतिरोध न कर रहे, यानी जो बिल्कुल उसमें हंगामे में, बवाल में शामिल भी नहीं थे, साधारण स्टूडेंट थे, अपने जो किनारे खड़े होकर के देख रहे थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे उस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, उनको जो है वो आरएएफ के जवान पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति को जमीन पर गिरने के बाद में भी पीटे जाने का आरोप है। सादे कपड़े में जो लोग पिटाई कर रहे हैं वो दिल्ली पुलिस के लोग हैं। और ये एमनेस्टी ने स्पष्ट पहचान ना होने पर जो है वो जवाबदेही का भी सवाल खड़ा किया है कि भाई आप जो है बिना वर्दी के लोगों को मार रहे हैं, तो ये भी आप बताइए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। इलेक्ट्रिक शॉक बटन का इस्तेमाल हुआ है आरएएफ अधिकारी के द्वारा। प्रदर्शनकारी जो छात्र थे उनके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस का इस्तेमाल करने का भी दावा किया गया है। एमनेस्टी ऐसे उपकरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध चाहती है। सिवान के अंदर AK-47 राइफल जो है वो उससे गोली चली है, ये जो है वो आरोप है, वो गोली चलाने के आरोप है। और इसमें 2 वीडियो सत्यापित किए गए हैं सिवान के, और एक पुलिस अधिकारी ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों की तरफ AK-47 से गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम से कम 3 लोग इसमें घायल हुए हैं और इनमें से एक राहगीर के गले में गोली लगने की बात है। अब मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि एक लड़का रायबरेली का था, वो अपनी मंगेतर से मिलने के लिए गया था। जो सिवान में जो घायल हुए थे, AK-47 वहाँ पर चली थी। एक लड़का वो अपने पिताजी के लिए खाना लेने के लिए बेकरी जा रहा था, वो जो है वहाँ पर घायल हुआ। और एक लड़का और था, वो पेपर देने के लिए निकला था और वो जो है वो घायल हुआ। तो ये उस वक्त के जो दावे थे, जो एक तरीके से अलग अलग लोकल सोर्सेज से आ रहे थे, अब वो इंटरनेशनल रिपोर्ट में सब कुछ दर्ज होकर के आया है। ये कई चीजें इसमें ऐसी है जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं, और अब वही बातें जो हैं वो एमनेस्टी रिपोर्ट में आई हैं। और पुलिस और एमनेस्टी के जो दावे हैं वो अलग अलग हैं। कुछ जगह पर पुलिस कहती है कि भैया असामाजिक तत्व आ गए थे, हमको जो है वो बल का प्रयोग करना पड़ा, ये सारी बातें कही जा रही है। पुलिस के अनुसार कुल मिलाकर के 400 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे, ये पुलिस का कहना है। आपको याद होगा ये मोदी जी के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब, उन्होंने कहा था प्रशंसा करनी चाहिए हमें दिल्ली पुलिस की। कोई आदमी ना मरा है, अब मरे तब आदमी इनके लिए बड़ा प्रदर्शन होता है या बड़ा नुकसान होता है। और किसी को जो है वो हाथ पैर नहीं टूटा, किसी की हड्डी नहीं टूटी, कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई, कोई अस्पताल में भर्ती नहीं है, ये सारी बातें इनकी तरफ से कही गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका ये इंटरनेट बंद करना पड़ा, और बाकी सारी बातें इसमें लिखी हैं कि मेट्रो स्टेशन वगैरह बंद थे, और ये सारी जो बाकी जो चीज़ें थी वो तो हम जानते ही हैं, उसके लिए तो हमें किसी इंटरनेशनल रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमने खुद देखा है और खुद पता है। लेकिन
आप बताइए कि साहब ये इतना बड़ा खुलासा हुआ है और हमारे गृह मंत्री साहब वो आकर के खारिज कर देते। अब खारिज कर देते तो फंस जाते, झूठ बोलते सदन के अंदर। तो सदन में अगर आप कुछ बोलते हैं तो फिर जो है ये डर क्या था, इसको समझिए जरा। अगर अमित शाह जी आते सदन के अंदर, संसद में आते और संसद में आकर के अगर वो अपनी बात रखते तो फिर इसका मतलब ये होता साहब कि उन चीजों को फिर उनको पुष्टि करनी पड़ती। झूठ नहीं बोल सकते आप वहां पर। ऑन रिकॉर्ड अगर आपने झूठ बोला तो आपकी सदस्यता चली जाती। अगर आप संसद में आकर के ऑन रिकॉर्ड जिम्मेदारी के साथ में अगर कोई बात कहते हैं उसकी, और अगर वो आपने हवा में कह दिया, झूठ कह दिया, तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। अब अमित शाह को या तो इस्तीफा देना पड़ता, एक्सपोज हो जाते, वो वीडियो चलता सब जगह पर, या फिर अमित शाह जो झूठ बोल करके फंस जाते, फिर इस्तीफा होता। यानी इधर भी कुआं था, इधर खाई थी, और अमित शाह ने सोचा कि भैया ठीक है, हम 15 दिन यहीं खड़े रहेंगे, हम ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे। लेकिन अभी तो विंटर सेशन आएगा, कब तक जो है। और ये जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर के, और राहुल गांधी के पास में इसका मतलब यह है कि अंदर से जानकारी पहुंच रही थी। जैसा राहुल गांधी कह रहे थे भैया पीएमओ के दफ्तर से जानकारी आ रही है, जाहिर सी बात है पीएमओ के दफ्तर में भी जानकारियां मंगवाई गई होंगी, गृह मंत्रालय से भी मंगवाई गई होंगी। गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने किया होगा, आरएएफ ने किया होगा, और उन्होंने बताया होगा कि सर हमने इतना इतना जो है वो मटेरियल इस्तेमाल किया है, ये चीजें हमने, ये वेपन्स इस्तेमाल किए हैं, और इस तरीके से इतनी इतनी चोटें आई। उन्होंने वो जानकारी गृह मंत्रालय को दी होगी, गृह मंत्रालय ने पीएमओ को दी होगी। कम से कम अंदर खाने तो सरकार ने रिपोर्ट जरूर ली होगी, और वो सारी जानकारी फिर राहुल गांधी तक पहुंच रही है। और इसीलिए राहुल गांधी बहुत एग्रेसिव होकर के कह रहे थे कि इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, अमित शाह का इस्तीफा होगा। तो बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई राहुल गांधी जिस तरीके से अमित शाह के पीछे थे, या फिर अमित शाह खुद कम से कम एक देश के सामने आकर के ईमानदारी से यही कह दें कि नहीं नहीं वहां पर हालात कुछ ऐसे थे और इसलिए पुलिस को ये सब करना पड़ा, हमारी नीयत ऐसी नहीं थी, और हम देश के छात्रों के साथ हैं, और ये सारी बातें। आप उन्हें बुला रहे हैं दिमागी नक्सल, और ये दिमागी नक्सल शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, या फिर मोदी जी ये बता दें। ये भाई पर्टिकुलर हमने राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किया है, तब तो बात फिर एक समझ में आ जाएगी। अगर आप छात्रों के लिए नहीं कह रहे हैं तो किसके लिए दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया गया? अभी तो बात बहुत दूर तक जाएगी, अभी तो बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।